हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स से संबंधित किसी भी एग्जाम जैसे यूजीसी नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से तुरंत जुड़ जाए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी होने वाली है। तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने कोई टॉपिक है तो उसका जैसे उसका कंटेंट बनाया है तो मैंने काफ़ी जगहों से इकट्ठा किया है, जैसे यूट्यूब से, बुक से और किसी कोर्स से। और प्लस मैं उसके साथ में उसके एमसीक्यूज भी सोल्व कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन आंसर भी हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी मैंने कहाँ से लिए, जो अलग अलग स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या यूजीसी नेट में आए हुए सेट एग्ज़ाम में, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में मैं सबसे पहले बता दूं कि इकोनॉमिक्स से संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स से 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 55 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 12वीं तक, 12वीं तक के आएंगे। 12वीं तक की क्लास के 55 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी 55 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 55 क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के। कहाँ से आएंगे? ग्रेजुएशन लेवल के। और इसके बाद 10 क्वेश्चन बचे, वो कहाँ से आएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। कहाँ से आएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन। तो इन 120 क्वेश्चन के लिए हम क्या करने वाले हैं? आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिलेबस क्या है। तो हमारा पार्ट ए क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमारे क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा सिलेबस है, और सिलेबस में क्या, सिलेबस दिखने में बहुत ईजी है और समझने में भी ईजी है, लेकिन क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होते। तो हमारा फोकस सबसे पहले थ्योरी को समझने का रहेगा, और इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है एमसीक्यूज को सोल्व करना, और उसे पूरी तरीके से समझना। केवल सोल्व नहीं करना, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है उसका आंसर रट लिया, उसको अच्छी तरीके से समझना, ये हमारा काम रहेगा। तो हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या आने वाला है? अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं एवं चयन की समस्या, आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं एवं कार्य, उपभोक्ता संतुलन, गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण, अनिश्चितता एवं जोखिम के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, श्लिष्टि प्रमेय, सामान्य एवं क्षतिपूरक मांग वक्र, मांग निर्धारण, मांग की लोच की अवधारणा, उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत, उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एवं पैमाने के प्रतिफल, आगम लागत की अवधारणा तथा उसमें संबंध, बाजार के प्रकार एवं विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। इसमें क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण। इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ना है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में 4-5 मॉडल भी आते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित, वे भी हमें पढ़ने हैं। और क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और इसमें क्या पढ़ने हैं? पेरेटो अनुकूलतम नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ने हैं। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है हमारा, और हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरह से पढ़ना है। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ये हमारा क्या है? पार्ट बी। तो पार्ट बी में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि आर्थिक चक्र, समष्टि आर्थिक चर, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं अंतर संबंध, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं कल्याण, हरित लेखांकन की अवधारणा। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपभोग परिकल्पना। उपभोग परिकल्पना में हमारे निरपेक्ष आय, सापेक्ष आय, जीवन चक्र और स्थायी आय परिकल्पना है। तो इसमें निरपेक्ष आय परिकल्पना जैसे किन्स की है, सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी की है, और जीवन चक्र परिकल्पना एंडो बम्बर्ग और मोदिग्लानी की है, स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की है। तो ये हमें पढ़नी है। गुणोत्तर के बारे में पढ़ना है। और ये हमारा मौद्रिक अर्थशास्त्र किसका है टॉपिक? मुद्रा का अर्थ, कार्य, मुद्रा की पूर्ति, वाणिज्यिक बैंकों की कार्य तथा केंद्रीय बैंक, तो ये हमें पढ़ने हैं। इसमें मुद्रा की मांग के सिद्धांत पढ़ने हैं, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत पढ़ने हैं, मुद्रास्फीति और फिलिप्स वक्र के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे सारे टॉपिक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के हैं, जो हमारे समष्टि इकोनॉमिक्स में ही ले लिए हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है? मौद्रिक एवं राज्य कोषीय नीतियों के उद्देश्य एवं उपकरण पढ़ने हैं। और ISLM मॉडल बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो ISLM मॉडल को पढ़ के ही मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, और गारंटी है मेरी, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आय एवं उत्पादन निर्धारण का पोस्ट केंद्रीय सिद्धांत, यानी केंद्र के बाद आय एवं उत्पादन निर्धारण के सिद्धांत जो भी आए हैं वो पढ़ने हैं। और सरकारी बजट का अर्थ, उद्देश्य और बजट घाटे, ये हमारा पब्लिक फाइनेंस का आ गया। बजट, राजकोषीय घाटे वगैरह के बारे में पढ़ना है। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये हमारा क्या है? पार्ट सी।
तो पार्ट सी में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अब देखिए इसमें क्या व्यापार के सिद्धांत, तुलनात्मक लागत एवं अवसर लागत सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या सिलेबस ऐसे दिया हुआ है, इसमें कुछ जो मेन विशेष टॉपिक है उनका नाम ही लिखा है, जैसे अवसर लागत लिखा है, तुलनात्मक लागत लिखा है, लेकिन इसमें क्या निरपेक्ष लागत नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक भी हमें पढ़ना है। मतलब रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में दे रखी है वही पढ़ के चले जाए और हमारा वहाँ जाके 12 बज ही जाए। तो हमें सारे रिलेट करके पढ़ने हैं। हमें जैसे पहले तो जैसे डायरेक्ट जो दे रखी है वो सारी कवर करनी है, इसके अलावा रिलेट वाले भी पढ़ने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेनी है इसमें। अब देखिए दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, हिक्सर ओलिन सिद्धांत। हिक्सर ओलिन सिद्धांत ये हमारे क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहलाता है। इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तें, इसमें कुल 7-8 प्रकार की शर्तें हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसमें क्या पढ़ना है, मुक्त व्यापार तथा संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ये भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन भी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें चालू खाता, पूंजी खाता और सरकारी व्यवस्थापन देखा, इसके बारे में पढ़ना है और इसमें मतलब इसके अर्थ के बारे में पढ़ना है और इसके घटक ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं। और पांचवा टॉपिक है व्यापार चक्र का सिद्धांत और चक्रीय प्रतिरोध और नीतियों के बारे में पढ़ना है। और अब हमारा छठा टॉपिक है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यहाँ से अभी हमारे नवंबर 2021 यूजीसी नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से करंट का क्वेश्चन बनता भी है। और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और ये कब बना, 1995 में। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों 1945 में बने हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा। तो यहाँ से भी शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनको भी काफ़ी डीपली पढ़ना है और विस्तृत रूप से पढ़ना है। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपको लीड लेने का मौका मिल सकता है। तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास, जो कि हमारा क्या है, पार्ट डी। तो इसमें क्या है, आर्थिक विकास का अर्थ एवं निर्धारण, अल्प विकसित देशों की विशेषताएं, ये हमारा पहला टॉपिक है। हमारा दूसरा टॉपिक है विकास का मापन। इसमें क्या पढ़ना है, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसमें ये हमारा गलत प्रिंट हो गया, गलत टाइप हो गया। इसमें क्या, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, PQLI कहते हैं इसे, PQLI, जो कि मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। और ये भी हमें पढ़ना है। तो हमारा तीसरा टॉपिक है समृद्धि मॉडल। समृद्धि मॉडल हमें कम ही दिए हैं, लेविस का मॉडल दिया है, हेराडोमर मॉडल दिया है, कार्ल डोर मॉडल और सोलो मॉडल, 4 ही मॉडल दिए हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड हमें 4-5 मॉडल और पढ़ने हैं। विशेषकर ये मॉडल तो हमें गोट की भी नहीं है, क्योंकि ये मॉडल भी इसमें से पहला थोड़ा ठीक है, बाकी काफ़ी जैसे मॉडल पढ़ने में तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने घुमा फिरा के बनते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये हमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने हैं। हमारे जो ये जो है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा बच्चों के गलत होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ भी करके सही करके आना है। और हमारा लास्ट क्या है, इसमें भारत का जनसांख्यिकी लाभांश। अब देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा क्या है, पार्ट ई। तो पार्ट ई में हमें क्या पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ एवं असमानताएं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी इसमें पढ़ना है। गरीबी व असमानता की अवधारणा एवं माप तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता। इसमें हमें क्या पढ़ना है, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। तो इनके आंकड़े पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, आंकड़े भी पढ़ने हैं और इनकी थ्योरी से रिलेटेड भी फैक्ट के बारे में भी पढ़ना है। अब हम देखते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार जो कि कब हुए, 1991। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। और हमें पढ़ना है बाह्य एवं वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय क्षेत्र सुधार भी पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं नवीन औद्योगिक नीति, कृषि नीति, हरित क्रांति एवं खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से भी काफ़ी इंडियन इकोनॉमी से भी काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। नवीन विदेशी व्यापार नीति के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण तथा विकास में ट्रेड ऑफ, संपोषणीय विकास की अवधारणा। तो ये हमारा पर्यावरण अर्थशास्त्र है, ये एक टॉपिक इसमें। तो ये भी हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसमें भी काफ़ी सारी पढ़ना है। अब हम देखते हैं पार्ट ई। पार्ट ए में हमारा क्या है, सांख्यिकी। क्या है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स है हमारी पार्ट ए में। तो इसमें हमें पढ़ना है समग्र संग्रहण की विधि, अर्थशास्त्र में फलनात्मक, ये गलत प्रिंट हो गया, फलनात्मक, फलनात्मक, फलनात्मक संबंध एवं ग्राफ का प्रयोग, वृद्धि दर की अवधारणा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्यम, अधिका और बहुलक, ये पढ़ने हैं। अपकिरण के माप, अपकिरण के माप, इसमें भी अच्छे टॉपिक है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, और हमें जैसे मीन डेविएशन, माध्य विचलन पढ़ना है। तो ये ऐसे करके कुछ टॉपिक इसमें भी पढ़ने, सहसंबंध पढ़ना है। सहसंबंध से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन लाइन पढ़नी है। और सूचकांक के बारे में पढ़ना है, इंडेक्स नंबर। और 9th है हमारी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा क्या है, सांख्यिकी स्टैटिक्स का सिलेबस है। अब हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। लास्ट हमारा क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लक्षण, प्राकृतिक खनिज तथा पशुधन संसाधन के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की कृषि एवं औद्योगिक विकास के लक्षण, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं,
परिशिष्ट, इसमें हमें देखना है राजस्थान की जनगणना देखनी है, भारत की जनगणना देखनी है, पुरस्कार देखने हैं और नोबेल पुरस्कार, स्पेशली इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार हमें देखने हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए सिलेबस है। तो आप अच्छी से तैयारी करें, और अब आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।